हेलो फ्रेंड्स, बेसिक की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। ये टॉपिक आपका बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, या एटम का साइज या एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं इसको हम स्टडी करते हैं पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इससे पहले मैं टॉपिक अपलोड कर चुका हूं इस चैप्टर से आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, जिसको हम आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो आप चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इसको हम सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद हम समझेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। फिर इसको देखेंगे डिटरमाइन, इसको कैसे, इसकी वैल्यू को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि दो स्केल से, जैसे पॉलिंग स्केल्स एंड मोलिकुलर स्केल्स। एग्जाम पेपर में ये दोनों के दोनों स्केल्स में आपको इसके बारे में लिखना होगा। अगर 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या है, इस सब का सब आपको 7.5 नंबर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है तो सब कुछ मेंशन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर उसके बाद हम डिटरमिनेशन देखेंगे कैसे इसको डिटरमाइन किया जाता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, पॉलिंग स्केल्स और मोलिकुलर स्केल्स की हेल्प से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, अगर किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसकी साइज बड़ा होने के कारण कौन सी, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा क्या डिफरेंशिएशन आ जाता है। या फिर अगर मैं कहता हूं कि किसी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या उसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इससे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंशिएशन आता है, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन इन पेरियोडिक टेबल। जब अब यहाँ पर पेरियोडिक टेबल को अगर आप ध्यान से देखें तो पेरियोडिक टेबल में हम दो तरीके से वेरी करते हैं। एक तो हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जिसको बोला जाता है पीरियड में जाना, ठीक है। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंशिएशन आता है। एक होता है जब आप टॉप टू बॉटम, मतलब कि जब आप ग्रुप में वेरी करते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंशिएशन आता है, डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है, ठीक है। ये सब हम पॉइंट इसमें देखेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बहुत सारे वैसे तो एप्लीकेशन हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये 7.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पेपर में। तो आइए सबसे पहले मैं समझते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम नॉर्मली डेफिनेशंस की बात करें तो ये एक होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब ये हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की एग्जांपल लेकर नहीं कह सकते कि ये जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या कम है, इसको हम कंपैरिजन करके ही बता सकते हैं, ठीक है। ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जिसको सिर्फ रिलेट करके ही आप बताया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये हमारे पास है सोडियम, ठीक है, ये हमारे पास है क्लोरीन। अभी आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ठीक है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। मैं कह रहा हूं यहां पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग 3 होती है। अब हम यहां पर देखेंगे कि जब यहां पर सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्लोरीन से कम है, ठीक है। अगर इनके बीच बॉन्ड बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, और इन दोनों के बीच बन गया बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया, उस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर बराबर साझेदारी हुई एक एक इलेक्ट्रॉन की और बन गया इनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंपैरिजन करके, ऐसा नहीं है कि सोडियम की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रॉपर्टी है जिसको आप रिलेट करके ही बता सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि इनके बीच पोलैरिटी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा यहाँ पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक लार्ज डिफरेंशिएशन है। यहाँ पर आएगा डल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शली पॉजिटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज। अभी यहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन दोनों की तरफ है, बट यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ज्यादा से ज्यादा कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ, क्योंकि क्लोरीन के अंदर टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, ठीक है, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है।
ऐसा एटम जिसके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, अगर इस बॉन्ड को आप कंप्लीटली ब्रेक कर दिया जाए तो यहां पर क्या होगा, पूरा का पूरा जो दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन रख लेगा। ठीक है, और चीज जो सोडियम है इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या बताता है कि मेरे अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, और नेगेटिव चार्ज क्या बताता है कि मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अपने सोडियम जो होता है, मतलब कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल इस कंडीशन में होगा, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, मतलब कि आयंस में मतलब ना तो उसको पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। बट यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंशिएशन के कारण क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम का अपने पास रख लिया, तो इस कारण यहाँ पर क्या हुआ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है। अभी मैं आपको कुछ स्केल्स भी बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि आप पॉलिंग स्केल के थ्रू जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अब इसी के कंपैरिजन करके बाकी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट किया जाता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो गाइज नोट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन। अब हम यहाँ पर डेफिनेशन नोट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कि वो क्या होती है। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये HCl एक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें क्या है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। अब इन दोनों के बीच का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिस्टेंस या डिफरेंस देखा जाए तो वह है 0.9। ठीक है, तो अब इसमें किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन की। तो ये क्या कर रहा है, इस कंपाउंड जब ये कंपाउंड बना था तो इसमें हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था, और वहीं पर क्लोरीन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया था। लेकिन जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन छीन कर ले जाएगा, क्लोरीन। और ये जो छीनने की टेंडेंसी है यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, बस इतना आपको समझना है। और पोलैरिटी भी इसी तरीके से, ये जो पोल बने हैं, इधर नेगेटिव पोल बना है क्लोरीन की तरफ और इधर पॉजिटिव पोल बना है, ये पोल भी इसलिए बना है क्योंकि इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक लार्ज डिफरेंस है। ठीक है, 0.9 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्लोरीन की तरफ, और यहां से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है, जिसके कारण इधर पॉजिटिव पोल बना और इधर नेगेटिव पोल बना, यहां पर पोलैरिटी उत्पन्न हो गई। ठीक है, तो अभी आपको इतना समझना है कि छीनने की टेंडेंसी जिसकी ज्यादा है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इतना आपको समझना है, क्योंकि अभी क्या है, BSc सेकेंड ईयर का जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, मैंने उसको 100% पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही समझाया है। इसीलिए यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है। आप फर्स्ट ईयर में है और फर्स्ट ईयर में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये आपको आगे थर्ड ईयर तक के बहुत जगह काम आएगा। अगर केमिस्ट्री आपके पास ऐसे सब्जेक्ट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशंस और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको मेजर डिटरमाइन करने के लिए कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसकी वैल्यू को, वो दिया था पॉलिंग और मोलिकन ने एक स्केल दिया था। ठीक है, पॉलिंग गिव एन आर्बिट्री स्केल टू मेजर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। दिस स्केल इज बेस्ड अपॉन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ये जो स्केल था ये बॉन्ड एनर्जी की कैलकुलेशन पर बेस्ड था। सो इन दिस स्केल फ्लोरीन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो वो है फ्लोरीन की। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, जो कि है 4। ठीक है, 4.0। अब इसी से कंपैरिजन करके, इसी से जो है रिलेट कर करके हमने दूसरे की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट किया। तो 4 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती, और सबसे जो मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हो सकती है, वो नोबल गैसेस की। आपको पता है नोबल गैस के अंदर बिल्कुल भी किस इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, क्योंकि वो तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। ठीक है, वो इनर्ट होती हैं, सो उनकी जो वैल्यू होगी वो 0.00 होगी। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वेयर द नोबल गैसेस हैव द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि 0.0। सो ऑन मोलिकन स्केल, अब मोलिकुलर स्केल ने क्या कहा था, द एवरेज ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं टॉपिक, उन्होंने कहा था ये एवरेज होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इलेक्ट्रो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, उन्होंने ये कहा। सो इन जनरल द स्मॉलर एटम एज वेल एज द एटम
with nearly filled cells of electron, so attract electrons more that larger atom and are therefore more electronegative। इसका कहने का मतलब कि जिसका साइज, जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और जिस एटम का साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। यह जब हम ग्रुप में जब हम वेरी करेंगे या पीरियड में वेरी करेंगे तब वहाँ पर अभी टॉपिक समझा देंगे। ठीक है, यह है पॉलिंग स्केल्स। इसमें देख सकते हैं जाई ए जाई बी जो है ये क्या है, ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एटम। ठीक है, जैसे कोई हमारे पास एटम ए है एटम बी है, तो ये जो जाई ए है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और इज इक्वल टू 0.208। अब देखो यहाँ पर जो ई ए बी है ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी ए एटम ए और बी की। ठीक है, एटम ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पर ए और ए के बीच बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पर बी और बी के बीच बॉन्ड एनर्जी। जब आप इसकी आप वैल्यू को तभी फाइंड आउट कर पाओगे जब आप इसको किलो कैलोरी पर मोल पर लोगे। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी की जो वैल्यू है उसकी जो यूनिट है किलो कैलोरी पर मोल पर आप लोगे, तब यहाँ पर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। वहीं पर मोलिकन ने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इसको अपॉन 2 करके तब इसकी जो वैल्यू ले, तब यहाँ पर आपको जो इसकी यूनिट लेनी पड़ेगी वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पर, तब जाकर के आप इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना होगा एग्जामिनेशन पेपर में पॉलिंग स्केल का और मोलिकन स्केल का। अगर डिटर्मिनेशन में आपको वहाँ पर दिया गया हो एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में कि पॉलिंग स्केल या मोलिकन स्केल क्या है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले की हेल्प से वहाँ पर एग्जामिनेशन पेपर में शो कर सकते हैं। इसको नोट करें। सो गाइज हेडिंग डालेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो कि एग्जामिनेशन पेपर में आप मेंशन कर सकते हैं, और वो है सबसे पहला है साइज ऑफ द एटम। ठीक है, नंबर सेकंड है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं साइज ऑफ द एटम। अगर सपोज करो किसी एटम का साइज बड़ा है तो उसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरियां बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि किसी एटम का साइज बड़ा होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डायरेक्टली मैं आपको कहना चाहूंगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बड़ा सा एटम है और ये सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक छोटा सा एटम है, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों के बीच अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ये जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, जब आप फाजान रूल पढ़ोगे तो इस चीज को और भी बेटर तरीके से समझ पाओगे कि ये न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियस पास में है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बहुत ही कम होगा, लेकिन इसका ये जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ये छोटे वाला एटम। ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो फाइनली एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि किसी एटम का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही कम होगी। सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। ठीक है, ये छोटा सा वर्ड जो है बहुत कुछ बता देता है कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर उसका साइज बड़ा है तो कम होगी। ठीक है, अगर उसका साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आपको पता है सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके सराउंडिंग में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये जो न्यूक्लियस है अपने एक चार्ज के थ्रू खींच रहा है। ठीक है, चार्ज क्या है, वो उसके अंदर प्रोटॉन की जो संख्या है अगर उसे आप वो इंक्रीज होता है, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका इफेक्टिव मतलब कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती रहेगी, जिसके कारण इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अगर सेल इसकी कांस्टेंट हो, जब हम पीरियड में वेरी करते हैं तो सेल इसमें हमेशा कांस्टेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या एक ही सेल में बढ़ता रहता है, जिसके कारण अब यहाँ पर क्या होगा, साइज भी छोटा हो जाता है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, ये सब फैक्टर आपको साइज ऑफ द एटम में जब हम पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, उसमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। अभी आपको इतना समझना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में कि हायर इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा ग्रेटर विल बी द इट्स टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस एटम में प्रोटॉन की संख्या 12 है और इस एटम में प्रोटॉन की संख्या 9 है, तो अब इसमें से
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा इस 12 वाला का, ठीक है। इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है तो इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों में सेम मान लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच पाएगा, क्योंकि इसमें अंदर 12 प्रोटॉनों की संख्या है, जिसके कारण वो इसके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा तेजी से खींच पाएगा, और इसमें सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमको समझना है। नंबर 3 पॉइंट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो क्या होता है, हायर इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी का एटम मतलब कि आयंस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हाई है तो ग्रेटर इज इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe3+, ठीक है। Fe3+ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, देखो सबसे पहले Fe3+ की स्टेट को समझो। इसमें क्या है Fe3+ में कि इसमें ये बता रहा है, जो 3+ बता रहा है कि इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए गए हैं, जिसके कारण इस पर 3+ चार्ज आया, ठीक है। ये क्या है, कटायन है, ये क्या है, कटायन है, क्योंकि इस पर एक तरह से पॉजिटिव आयन भी हम कह सकते हैं। तो इस पर देखो क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से निकाल दिए गए हैं। अब बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, लेकिन प्रोटॉन की संख्या सेम वैसे की वैसे ही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी, 1.96 है, ठीक है। यहाँ पर हमने मेजर कर देखा, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला और फिर हमने मेजर किया तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.96 है। अब यहां पर क्या होता है, नंबर 2 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ Fe2+, यहां पर Fe3+ है, यहां पर Fe2+ है। इन दोनों में क्या अंतर है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं और इसके सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 1.83, तो इससे कम है। ध्यान से देखें तो इससे कम है। इसके कम क्यों है, क्योंकि इसमें से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं और इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसमें बचे हुए जो प्रोटॉन्स हैं उनको और तेजी से अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव कटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, अगर सेम कंपैरिजन अगर आप सेम कटायन से कर रहे हो तो, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट आता है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मेनली समझना है कि जिसमें S करेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है। पढ़ लेते हैं सबसे पहले द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो शॉर्ट फॉर्म में EN लिख दिया मैंने। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेटर इज द S करेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनका कहना है कि जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल देकर दिखाते हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम इन ए डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इज। ध्यान से देखेंगे ये यहाँ पर कार्बन एटम की जो वो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन दिखाया गया है डिफरेंट स्टेट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल sp। अब देखो इसमें S करेक्टर कितना है, इसमें 50% है, ठीक है। 50% S करेक्टर है और 50% P करेक्टर है। तो यहाँ पर देखो हमें मेनली नोट करना है S करेक्टर, क्योंकि जितना ज्यादा S करेक्टर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो देखो S करेक्टर इसमें 50% है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.29। अब यहाँ पर देखो sp2, तो देखो यहाँ पर P के 2 ऑर्बिटल है और S के सिर्फ 1 ऑर्बिटल है। तो इसमें अगर आपको तीनों को डिवाइड करो 100% में तो S के खाते में जाएगा 33.3%, ठीक है। तो यहाँ पर देखो परसेंटेज ऑफ S करेक्टर कितना है, 33.3%, तो इसमें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है 2.75। अब देखो यहाँ पर P के 3 ऑर्बिटल है और S का सिर्फ 1 ही ऑर्बिटल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, S यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 4 भागों में डिवाइड हो गया, जिसमें S के खाते में आया 25%। तो इसमें S करेक्टर 25% है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज कर गई। तो मतलब जितना ज्यादा हम कह सकते हैं S करेक्टर होगा किसी भी हाइब्रिडेशन स्टेट में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट को नोट करें। सो गाइस हेडिंग डालेंगे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन ए पेरियोडिक टेबल। अब पेरियोडिक टेबल में आप 2 तरीके से वेरी करते हैं। एक तो आप जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जिसको बोला जाता है आप पीरियड में जाना, ठीक है। एक होता है टॉप टू बॉटम, जिसको बोला जाता है कि आप ग्रुप में जा रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मतलब कि पीरियड में जाते हैं, तो इससे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंशिएशन आता है, ठीक है, हम यही देखेंगे। तो देखो क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लेफ्ट टू राइट जाना मतलब कि पीरियड में जाना। तो इससे क्या होगा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इंक्रीज करती है। अब यहाँ पर हमें कारण देखना है कि क्यों इंक्रीज करती है। तो नंबर फर्स्ट है कि यहाँ पर जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ठीक है। जेड मतलब कि परमाणु क्रमांक की एटॉमिक नंबर बढ़ता है, मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है। जब प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी इससे क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जो उसमें सेल है वो रिमेन कांस्टेंट,
उसमें सेल कांस्टेंट रहता है, बस इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं और प्रोटॉन ऐड होते रहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर सेल रिमेन कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि एटम का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब वहां पर प्रोटॉन और प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही सेल के अंदर ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे। तो इस कंडीशन में एटम का साइज छोटा होता चला जाएगा। अब एटम का साइज छोटा होगा तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, उसके अंदर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जिसके कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे आप पीरियड में चलते रहेंगे एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। उस फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। जैसे देखिए लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है, फिर बेरिलियम की जैसे जैसे देखो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, पीरियड में जा रहे हो, तो इससे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना ज्यादा डिफरेंस आता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पूरे पेरियोडिक टेबल में, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, वो 4.0 है। इसी से रिलेट करके ये सारी की सारी वैल्यूज को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन आता है, नंबर सेकंड पर आता है ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। अब हम देखते हैं ग्रुप में, ठीक है। अभी आपने पीरियड में देख लिया कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की बढ़ती जा रही है, तो मतलब कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। नंबर सेकंड, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, मतलब कि टॉप टू बॉटम जाते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या डिफरेंशिएशन आता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई चीज लेफ्ट राइट जाने पर इंक्रीज कर रही है तो वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करेगी। लेकिन क्यों डिक्रीज करेगी वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो क्या होता है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो इस कंडीशन में यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज कर रही थी। अब यहां पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेगी तो एटम का साइज ऑलरेडी बड़ा होगा। तो देखो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एल्कली मेटल्स का ले लेता हूं कि आपको पता है फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखकर देख सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हैं तो 1.0, बाकी सबकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर गई 1.0 से 0.9, 0.8, 0.8, 0.7, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहे हैं। क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि आपको पता है नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 है, ऐसे ऐसे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो एटम का साइज ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो एटम का साइज अगर बड़ा हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन वैल्यूज को आप याद कर ले बहुत अच्छी तरीके से। इसको अगर आप याद करेंगे हाइड्रोजन की अलग से, कार्बन की अलग से, नाइट्रोजन की अलग से, इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू याद करें। ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दोनों में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तब आप वहां पर समझेंगे कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन कौन खींच कर ले जाएगा। देखो हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन किया जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो चार्ज किस पर आएगा, कटायन कहां पर बनेगा, अनायन कहां पर बनेगा, ये सारे फैक्टर जो है इसी की बेस पर हम वहां पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। सो गाइज हेडिंग डालेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में तो आपको ये 5 एप्लीकेशन मेंशन करना होगा जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे पहला है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। किसी भी एलिमेंट के मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से भी यहाँ पर समझा जा सकता है। नंबर सेकंड, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे यहाँ पर देखो दो एटम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसकी स्टेबिलिटी को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से पता लगाया जा सकता है। नंबर थर्ड है नेचर ऑफ बॉन्ड। उसमें मतलब कि बॉन्ड, जैसे नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब कि बॉन्ड की प्रकृति कैसी है, आयनिक है या कोवैलेंट है, मतलब किस तरह का वो किस नेचर का है ये भी पता लगाया जा सकता है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, सीधी सी बात है कि इसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी पता लगाया जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से। नंबर 4 है एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पीरियड। देखो अब यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड है, तो इसके नेचर को भी हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है कितना बेसिक नेचर का है या कितना एसिडिक नेचर का है। ये कुछ इसमें पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं जिसके बेस पर आप पता लगा सकते हैं कि कोई कितना बेसिक नेचर का है और कितना एसिडिक नेचर का है। उसके बाद नंबर 5 आता है कलर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। किसी भी जैसे कोई हमारे पास सॉल्ट है AgCl कोई सॉल्ट है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, तो हम इसके कलर को भी पता लगाया जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से।
ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसमें क्या है, द एलिमेंट्स हैविंग ए लेजर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है बहुत ही कम है, लेजर है, विल बी ए मेटल, वो जो है मेटल होगा। वेयर्स एन एलिमेंट्स हैविंग ए हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी ए नॉन मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन एक नॉन मेटल है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, कितनी है, 4। वहीं पर हम बात करें सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उसकी 1 के अप्रोक्स है, ठीक है, मेटल की मतलब लगभग 1 से भी नीचे होती है, ठीक है, तो 1 के अप्रोक्स है मेटल की। तो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, जो कि बताता है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है वो जो है मेटल होता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है वो एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को भी समझ सकते हैं। नंबर सेकंड आता है स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। अब हम बॉन्ड की स्टेबिलिटी की बात करें, द ग्रेटर इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि जैसे यहां पर देखो बॉन्ड बनाने में, जैसे ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन इन दोनों के बीच बॉन्ड बना है, तो इन्होंने कहा द ग्रेटर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम मोर स्टेबल विल बी द बॉन्ड। जितना ज्यादा उनका इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है, मतलब बॉन्ड उतना ही स्टेबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल, क्योंकि हैलाइड मतलब कि जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ये हैलाइड कहलाते हैं क्योंकि पेरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, सो इनको हम हैलाइड्स बोलते हैं। सो हाइड्रोजन के हैलाइड्स की बॉन्ड स्टेबिलिटी हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया 2.1, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4, तो अब इन दोनों में 4 में से 2.1 आप माइनस करेंगे तो बचेगा 1.9, तो वो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का डिफरेंस है। अब देखो ये डिफरेंस इसमें HF में सबसे ज्यादा है, तो अब जिसपे यहाँ पर क्या कहा गया है कि जितनी ज्यादा यहाँ पर बॉन्ड की स्टेबिलिटी, मतलब कि जितनी ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच उतना ही ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन सा है, HF है। क्यों है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच वो सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका 1.9, इसका 0.9, इसका 0.7, 0.4, ठीक है। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होगा, तो आप क्या कहोगे। देखो सिंपल सी बात है कि अगर इसकी यहाँ पर इन दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, जिसके कारण ये ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा। तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड को ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो देखो जो सबसे कम स्टेबल होगा उसमें H+ को लूज करना बहुत आसान होगा। तो सबसे एसिडिक नेचर क्या होता है, मतलब कि अगर हम कहें कि इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कौन सा है, मतलब कौन सा हाईली एसिडिक है, तो जो जल्दी H+ को लूज कर लेगा। इन सब में H+ को सबसे जल्दी लूज कौन करेगा, ये HI करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सबसे कम स्टेबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो है सबसे कम स्टेबल बॉन्ड है, ये अपने H+ को एकदम से लूज कर देगा। सो ये सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आता है, सो फाइनली आप लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ HX, मतलब कि हाइड्रोजन हैलाइड का जो बॉन्ड है वो डिक्रीज करेगा, इस स्टेबिलिटी, उसकी स्टेबिलिटी जो है वो इस तरफ जाने पर डिक्रीज करती है, ठीक है। इस एरो को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है नंबर 3rd पॉइंट, नेचर ऑफ बॉन्ड। अब हम यहाँ पर बॉन्ड के नेचर को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि डिफरेंस 2.1, ठीक है, ध्यान से रखेंगे, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे ये हमारे पास HF है, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यदि डिफरेंस 2.1 के अप्रोक्स है, तो जो बॉन्ड बन रहा है वो 50% आयनिक होगा, ठीक है। इस पॉइंट को सबसे पहले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें कि यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 के अप्रोक्स आ रहा है तो वो जो बॉन्ड होगा वो 50% आयनिक होगा। अब देखो आयनिक कैरेक्टर को हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें मेनली कंडीशन क्या था कि 2.1 होना चाहिए डिफरेंस, तब 50% आयनिक होगा, लेकिन यहाँ पर 1.9 है, तो हम क्या कहेंगे 43% ये बॉन्ड आयनिक है। तो आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि HCl में देखो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ये जो बॉन्ड है वो 17% आयनिक है, ये दोनों के बीच जो बॉन्ड बना है ये 13% आयनिक है, और HI के बीच जो बॉन्ड बना है वो सिर्फ 7% आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। नंबर 4 आता है एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियड। अब मैं थोड़ा सा वीडियो को नीचे कर लेता हूं ताकि आपको समझ में आए।
सो नंबर 4 पर है जो एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ सिंपल ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स इन ऑफ ए पीरियड। तो देखो इसमें क्या होता है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जब हमने वेरिएशन को देखा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच, तो जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही थी। ठीक है, साथ ही साथ क्या होता है कि उन एलिमेंट के जो ऑक्साइड्स हैं उनका बेसिक कैरेक्टर जो क्षारीय गुण होता है वो डिक्रीज करता रहता है जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट मूव करते रहते हैं, और उनका एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता रहता है। इस पॉइंट को भी नोट कर ले। ठीक है, जब भी आप पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, साथ ही उन एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड्स हैं उनके बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज को रख करके, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो ऑक्साइड की हम नेचर को देख रहे हैं, तो यहां पर हम ZiO जो है यहां पर ऑक्साइड, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर आपको लगाना है, और यहां पर लगाना है आपको जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच हम डिफरेंस देखेंगे, जिसके बेस पर हम बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि डिफरेंस 2.1 आता है, ठीक है, यदि ऑक्सीजन और यहां पर जो एलिमेंट आपने रखा है, जिस एलिमेंट का ऑक्साइड होगा उसके बीच जो डिफरेंस 2.1 आता है तो वो एम्फोटेरिक होगा, मतलब कि उभयधर्मी, ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा। लेकिन अगर लेस देन 2.1, यदि 2.1 से वैल्यू कम आती है तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और यदि 2.1 से हायर वैल्यू आती है तो वो बेसिक नेचर का होगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल कुछ लिया है, जैसे कि हमारे पास देखो ये सोडियम है और ये सोडियम का ऑक्साइड है। ठीक है, तो अब देखो इनके बीच जो डिफरेंस आया, ऑक्सीजन और सोडियम के बीच जो डिफरेंस आया, आपको पता है कि भाई जो सोडियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, और ऑक्सीजन की 3.5, तो 3.5 में से 1 गया, बचा कितना 2.5। तो 2.5 अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो 2.1 तक तो एम्फोटेरिक था और 2.1 से ऊपर एसिडिक नेचर का। ठीक है, नहीं सॉरी, लेस देन 2.1 तो एसिडिक और मोर देन 2.1 तो बेसिक। तो यहां पर देखो मोर देन है तो 2.5 है, यहां पर अगर 2.1 होगा, 2.1 से ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर का होगा, तो यहां पर ज्यादा है तो ये बेसिक नेचर का है। ठीक है, इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं। अब जैसे हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने देखा, इसकी जो वैल्यू, इसके बीच जो डिफरेंस आ रहा है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों के बीच हमने डिफरेंस निकाला तो वो 2.1 का डिफरेंशिएशन आ रहा था। तो हमने क्या कहा, हम इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर लेस देन 2.1 है तो एसिडिक और मोर देन 2.1 है तो बेसिक। तो देखो ये 2.1 से ये वैल्यू ज्यादा है, 2.3 है, तो ये बेसिक नेचर का होगा। थोड़ा लेस बेसिक होगा लेकिन ये बेसिक नेचर का होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। अब ये जो SO3 है, इनके बीच का जो हमने डिफरेंस से निकाला, जब हमने सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डिफरेंस निकाला तो 0.7 का रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि देखो ये 2.1 से यहाँ पर कम है। ठीक है, 0.7 है तो ये एसिडिक नेचर का होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के बेसिक एंड एसिडिक ऑक्साइड के मतलब जो उनके कैरेक्टर को हम आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 5 आता है कलर ऑफ सॉल्ट। अब हम यहाँ पर किसी भी सोल्ट के कलर को भी पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ आयनिक कैरेक्टर कैसे, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर 20% से ज्यादा आयनिक होगा, ध्यान रखना कि अगर बॉन्ड 20% से ज्यादा आयनिक होगा तो उसका जो कलर है वो डिक्रीज करेगा, मतलब कि वो जो कलर है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, रंगहीन होगा। ठीक है, केमिस्ट्री में जो व्हाइट कलर होता है उसको हम रंगहीन मान लेते हैं। उसके बाद आता है, अब जैसे हमने यहाँ पर देखा परसेंटेज ऑफ, जब 20% से ज्यादा आयनिक होने पर जो कलर है वो डिक्रीज कर रहा था, कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज कर रही थी। लेकिन अगर जो आयनिक कैरेक्टर 20% से कम है तो इस कंडीशन में जो कलर की इंटेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी, मतलब कि वो जो कलर है वो रंगीन हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था, रंगहीन मतलब कलरलेस, अब कलर्ड हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है AgCl आपको पता है कि इसमें जो आयनिक कैरेक्टर है वो 80% है। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का जो आयनिक कैरेक्टर है वो 80% है, तो इस कंडीशन में ये व्हाइट कलर का हो जाएगा। वहीं पर हम AgI की बात करें
ठीक है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो इस कंडीशन में इसकी जो परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर है वो 50% है, मतलब 15% है। तो ये जो है येलो कलर का है, क्योंकि देखो क्या है 20% से कम आयनिक है, इसलिए ये येलो कलर का है। तो इसी तरीके से अगर इसकी आयनिक करेक्टर जितना ज्यादा डिक्रीज होता रहेगा, कलर की इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती रहेगी। बस आपको इतना समझना है। सो आई होप ये आपको एप्लीकेशन समझ में आया हो और इसका आप यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।